स्टूडेंट्स, अभी देखिए मानवीय स्त्री प्रजनन संस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। उसमें देखिए स्त्री प्रजनन संस्थान में पाए जाने वाले सभी अंग जो है उदर गुहा में स्थित होते हैं। उदर गुहा मतलब पेट के नीचे। इसमें अंडाशय की एक जोड़ी, अंडवाहक नलिका की एक जोड़ी, एक गर्भाशय और एक योनि का समावेश होता है। इसके अतिरिक्त बर्थोलिन्स मार्ग ग्रंथि की भी एक जोड़ी से होती है। यानी कि देखिए ये स्त्री प्रजनन संस्थान का आकृति है। इसमें देखिए ये अंडवाहक नलिका यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, और फिर जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये अंडाशय है, बीच में जो है ये गर्भाशय है, और जो सबसे नीचे दिखाई दे रहा है वो योनि है। ठीक है। सो देखिए कि सामान्यतः देखिए हर महीने एक अंडकोशिका एक एक अंडाशय से बारी बारी से उदर गुहा में छोड़ी जाती है। अंडनलिका के सिरे का एक भाग वायु कोशिका के जैसा होता है, जिसके मध्य भाग में एक छिद्र होता है। उस छिद्र में अंडकोशिका अंडभाग नलिका में प्रवेश करती है, और अंडभाग नलिका ये आंतरिक पृष्ठभाग पर रोमक होते हैं, और ये रोमक अंडकोशिका को गर्भाशय की ओर ढकेल देते हैं। कुछ अलग सी भाषा यहाँ पे बताई गई है, लेकिन जो ये चार भाग है यानी कि अंडनवायु नलिका, अंडाशय, गर्भाशय और योनि, इनका क्या कार्य होता है उसके बारे में हम लोग जो है पढ़ लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको उसके बाद में समझ में आएगा। ठीक है, तो होता क्या है देख लेते हैं। वेट कीजिएगा 1 मिनट। हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखिए इसमें जो योनि होती है 1 नंबर में, देखिए जो पार्ट उसमें बताया गया था, तो इसमें देखिए यह योनि मार्ग से देखिए गर्भाशय तक जाने वाली एक स्नायुयुक्त नलिका है। योनि द्वारा देखिए मासिक धर्म के समय में होने वाला जो रक्तस्राव होता है वो शरीर के बाहर निकाला जाता है। इसके द्वारा ही शुक्राणु को स्त्री के शरीर में प्रवेश प्राप्त होता है। ध्यान रखें, जो पुरुष के अंग से शुक्राणु निकलते हैं तो इसी योनि के मार्ग से क्या हो जाता है, वो शरीर के प्रवेश कर लेता है। और योनि द्वारा ही देखिए जो जन्म के समय में शिशु माता के शरीर से बाहर निकलता है। तो योनि भाग से मतलब जो बच्चा जन्म होता है, नया बच्चा, उसी मार्ग से क्या होता है, बाहर निकाला जाता है। फिर दूसरा देखिए गर्भाशय होता क्या है। गर्भाशय एक देखिए स्नायुयुक्त, स्नायुयुक्त मतलब जिसको स्ट्रेचेबल बोलते हैं, कि मतलब आकार में उसमें परिवर्तन हो सकता है। तो गर्भाशय में देखिए स्नायु मजबूत तथा इसमें प्रसरण एवं अंकुचन की क्षमता होती है। प्रसरण यानी कि फैलना, अंकुचन सिकुड़ जाना। तो फैलना सिकुड़ जाना इसका कार्य है। ये क्षमता होने के कारण देखिए गर्भाशय में भ्रूण आसानी से बढ़ सकता है। देखिए कि प्रेगनेंसी के समय के साथ माता का पेट थोड़ा बड़ा होने लगता है। ठीक है, तो ये उसी कारण होता है। तो ये उसमें जो है बच्चा आसानी से बढ़ सकता है, तथा जन्म के समय शिशु को शरीर से बाहर ढकेलने के लिए यह मदद करता है। मतलब जन्म के समय जो शिशु बाहर निकलता है उसको बाहर निकालने के लिए ये गर्भाशय मतलब वहाँ पे क्या करता है, मदद करता है। फिर आगे देखते हैं। उसके बाद में देखिए अंडवाहक नलिका। अंडवाहक नलिका अंडाशय तथा गर्भाशय को क्या करती है, वो जोड़ने का कार्य करेगी। तो अंडाशय देखिए क्या काम करता है। गर्भाशय के ऊपर देखिए बाएं तथा दाहिनी ओर एक अंडा का रचना वाला एक अवयव होता है, यह होता है अंडाशय। और अंडाशय डिंब का निर्माण करता है। डिंब देखिए जैसे पुरुष में शुक्राणु बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे स्त्री के शरीर में डिंब वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और डिंब शुक्राणु के मिलने की वजह से ही आगे जो है सजीव का निर्माण होता है, तथा उन्हें अंडवाहक नलिका में छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे ये 4 महत्वपूर्ण स्त्री प्रजनन के अंग होते हैं। इसी के माध्यम से प्रजनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। फिर आगे चलते हैं। वेट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट्स। अभी युग्माणु का निर्माण देखिए कैसे होता है। देखिए शुक्र कोशिका और अंड कोशिका, जैसे हमें शुक्र कोशिका पुरुष का, अंड कोशिका स्त्री का भाग। तो शुक्र कोशिका अंड कोशिका को दोनों युग्माणु अर्धसूत्री गुरुद्व विभाजन से निर्मित होते हैं। पुरुष के वृषण में यौवन अवस्था से आगे मृत्यु तक शुक्र कोशिका का निर्माण होते रहता है। ध्यान रखना कि पुरुष के जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है शुक्राणु का निर्माण होता ही रहता है। यानी कि जो पुरुष होता है ना, मरते दम तक
सजीव का निर्माण कर सकता है, एक बाप बनने की इच्छा रख सकता है। और जन्म के समय में देखिए स्त्री के अंडाशय में देखिए 2 से 4 10 लाख यानी 20 से 40 लाख इतनी बड़ी संख्या में अंड कोशिका यानी डिंब का निर्माण होता है। मतलब जन्म से जैसे लड़की का जन्म होता है उसमें 20 से 40 लाख देखिए अंड कोशिका होती है, डिंब, यानी कि जिसकी वजह से वो सजीव का निर्माण कर सकती है। तथापि स्त्री के अंडाशय में देखिए यौवन अवस्था से लेकर आगे मासिक धर्म रुक जाने की उम्र तक, यानी उनका जो मासिक धर्म होता है स्त्री का वो 45 वर्ष तक देखिए क्या हो जाता है, उसके बाद में बंद होता है। तो हर महीने देखिए एक अंड कोशिका तैयार होती है। स्त्री के प्रजनन संस्थान के कार्य को रुक जाने को ही मासिक धर्म बंद होना कहते हैं। मतलब हर महीने मतलब जो मासिक धर्म आता है उसमें देखिए क्या हो जाता है कि एक अंड कोशिका बाहर आती है, ठीक है। और उसके बाद में जब ये कार्य रुक जाता है तो वो मासिक धर्म रुक गया ऐसा कहा जाता है। यानी कि 45 वर्ष के बाद में मासिक धर्म महिला का क्या हो जाता है, रुक जाता है। और सामान्यतः देखिए 45-50 वर्ष के दौरान स्त्री संस्थान के कार्य को नियंत्रित करने वाले संप्रेरक का स्राव रुक जाता है, इसलिए मासिक धर्म भी रुक जाता है। यानी कि 45-50 वर्ष के दौरान होता क्या है कि जो संप्रेरक होते हैं महिलाओं के स्त्री में वो अपना जब काम बंद कर देते तो वहाँ पे मासिक धर्म भी क्या हो जाता है, रुक जाता है। यानी 45-50 वर्ष के बाद में कोई भी महिला माँ नहीं बन सकती, उसके पहले, क्योंकि बाद में वो क्या हो जाते हैं, कार्य करना बंद कर देते। लेकिन जो पुरुष होता है पुरुष जो होता है वो मृत्यु तक, मरते दम तक क्या होता है, शुक्र कोशिका का निर्माण कर सकता है। फिर बाद में देखिए फलन क्या होता है। फलन में देखिए पुरुष का शुक्राणु तथा महिला का डिंब का संयोग होकर युग्माणु के निर्माण होने की प्रक्रिया को फलन कहते हैं। मनुष्य की फलन की प्रक्रिया शरीर के अंतर्गत होती है, यानी कि दोनों का जब मिलन होता है स्त्री और पुरुष का। संभोग के समय एक मतलब संबंध, संभोग के समय स्त्री के योनि मार्ग में वीर्य स्खलित किया जाता है। तो जो पुरुष का अंग होता है, पुरुष का अंग और स्त्री के अंग में स्त्री और योनि मार्ग से वीर्य क्या किया जाता है, स्खलित यानी वीर्य छोड़ दिया जाता है। और वीर्य में स्थित कुछ 10 लाख तक संख्या वाले शुक्राणु योनि मार्ग गर्भाशय अंडलिका इस मार्ग से सफर करते हैं और उसमें से एक शुक्राणु अंडलिका में उपस्थित इकलौते डिंब का फलन करता है। मतलब देखिए 10 लाख तक, मतलब जो शुक्राणु निर्माण होते हैं ना 10 लाख तक वहाँ पे शरीर स्त्री के शरीर में प्रवेश करते हैं, लेकिन उसमें से केवल इकलौता जो एक ही शुक्राणु जो होता है ना वो इकलौते डिंब से ही केवल फलन करेगा। और यौवनावस्था से लेकर मासिक धर्म रुक जाने तक, यानी 10 से 17 वर्ष से वो मासिक धर्म शुरू होता है, तो लगभग 45 से 50 वर्ष तक हर महीने एक अंड कोशिका अंडाशय से बाहर आती है। अर्थात मासिक धर्म रुकने तक मान लीजिए 2 से 20 से 40 लाख अंड कोशिकाओं में से केवल 400 ही अंड कोशिका अंडाशय से बाहर निकलती है और बाकी सब क्या हो जाता है, बची हुई सारी अंड कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। जैसे ऊपर देखिए बताया कि महिलाओं के स्त्री में 20 से 40 लाख डिंब होते हैं, लेकिन उसमें से केवल हर महीने की अगर एक बात किया जाए तो 40 वर्ष में लगभग 400 ही अंड कोशिकाएं अंडाशय से बाहर आती है, जिसका शुक्राणु के साथ मिलन होके एक संबंध होके आगे नया सजीव निर्माण होने की प्रक्रिया होती है। फिर आगे देखिए क्या होता है, ये देखिए आपको जो दिखाई दे रहा है ऊपर जो सफ़ेद भाग दिखाई दे रहा है ना, ये शुक्राणु है, ठीक है। और ये देखिए अंड कोशिका है, लेकिन उसमें से केवल ये जो सफ़ेद वाला है शुक्राणु, उसमें से केवल एक ही क्या होता है, वो डिंब के साथ में अपना फलन करने लगता है। बाकी सब ये भाग कट है, परीक्षा में भी ये भाग जो है आपको नहीं आएगा, वो कट होगा। विकास और जन्म ये भाग भी आपको एग्जाम में नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो प्रोसेस कुछ इस तरह से, जब वो फलन होता है ना, शुक्राणु और डिंब का फलन होता है महिला के अंग में, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वहाँ पे बच्चा निर्माण होने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये देखिए 4 हफ्तों में देखिए कुछ इस तरह से सजीव निर्माण होता है, दिखाई देता है प्रेगनेंसी के समय। फिर ये 8वां हफ्ता, 12वां हफ्ता, 16वां, 20वां, 24वां, 28, 32 और 36, यानी कि ऐसे कुल मिला के 9 महीने। तो ये 9 महीने में देखिए कुछ इस तरह से बच्चे का जो निर्माण है माता के पेट में होने लगता है। वैसे तो ये भाग नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं आएगा, और ऊपर वाला भी भाग आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा, फिलहाल वो कट है 25% के हिसाब से, ठीक। चलो आगे देखते हैं कि अभी जो है मासिक धर्म ऋतु चक्र जिसे कहा जाता है। देखिए यौवन अवस्था के बाद स्त्री के प्रजनन संस्थान में कुछ बदलाव आने लगते हैं। इस बदलाव को हर 28 से 30 दिनों की समयावधि पुनरावृत्ति होती है।
इसी पुनरावृत्ति से होने वाले बदलाव को ऋतु चक्र कहते हैं। देखिए हर एक जो स्त्री में होता है ना कि कुछ लैंगिक बदलाव होते हैं प्रजनन संस्था में। 28 से 30 दिन, किसी का 28 होता है, किसी का 29 होता है, किसी का 30 होता है। हर एक सबका महीने का मतलब जो समय होता है वो अलग होता है। और जो ये पुनरावृत्ति बार बार हर महीने तक होती है, लगभग 40 से 45 वर्ष तक। तो जो भी बदलाव होते हैं ना उसे कहते हैं ऋतु चक्र यानी मासिक चक्र। ऋतु चक्र देखिए एक प्राकृतिक क्रिया है जो 4 संप्रेरक द्वारा नियंत्रित होती है। अभी देखिए ये प्राकृतिक क्रिया है, कोई ऐसी बीमारी वगैरह कुछ होती है ऐसा नहीं होता है, ये सभी महिलाओं को आती है। तो ये प्राकृतिक नियम है कि जो माता बनने के लिए वो सब प्रक्रिया होना ज़रूरी होता है। तो जो देखिए 4 संप्रेरक द्वारा निर्मित होते हैं। संप्रेरक मीन्स पता होगा जो शरीर के आंतरिक भागों में बदलाव करते हैं, ठीक है। वे 4 संप्रेरक देखिए, पहला होता है पुटिका ग्रंथि संप्रेरक, दूसरा होता है ल्यूटिनाजिंग संप्रेरक, और सबसे लास्ट में है देखिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो मतलब जो लड़कियां होती है, लड़कियों के शरीर में जो भी बदलाव होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों की वजह से ही ज़्यादातर परिवर्तन होता है। देखिए पुटिका ग्रंथि संप्रेरक के प्रभाव से देखिए अंडाशय में स्थित पुटिकाओं में से एक पुटिका के साथ डिंब का विकास होना प्रारंभ होता है। मतलब जो पुटिका होती है, पुटिका एक भाग का नाम है जो डिंब के अंदर होता है, जो अंडाशय, तो उसी के साथ में देखिए डिंब का विकास होना शुरू होता है। और यह विकसनशील पुटिका एस्ट्रोजन का स्रावन करेगी। तो ये जो पुटिका एक भाग का नाम है, इसी के माध्यम से एस्ट्रोजन नामक संप्रेरक का स्रावन किया जाता है। और एस्ट्रोजन के प्रभाव से देखिए गर्भाशय के अंतःस्त्र की वृद्धि या पुनर्निर्मित, यानी कि देखिए जो एस्ट्रोजन होता है ना कि गर्भाशय की जो वृद्धि, यानी कि मासिक धर्म आने से पहले और मासिक धर्म आने के बाद में, तो जो भी बदलाव, जो भी विकास होता है आंतरिक भाग वाला, ये केवल एस्ट्रोजन के माध्यम से होता है। और ये एस्ट्रोजन जो है ये पुटिकाओं के माध्यम से निर्माण होता है। इस दौरान देखिए अंडाशय में बढ़ने वाली पुटिका की पूरी वृद्धि होती है। ल्यूटिनाइजिंग संप्रेरक प्रभाव के पूर्ण वृद्धि हुई पुटिका फूटकर उसमें से डिंब बाहर आ जाता है। तो ये पुटिका जो घटक होता है ना, जब इसका पूरी तरह से विकास होगा तो पुटिका ऑटोमेटिकली फट जाती है। और फट जाने की वजह से फटने के लिए लगभग 1 महीना लगता है। 1 महीने के बाद में वो जो डिंब है अंडाशय से बाहर आते हैं, और इसी को देखिए अंडोत्सर्ग कहा जाता है। तो ये जो अंडोत्सर्ग होता है ना, लगभग मासिक धर्म आने के 11वें, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें दिन, तो ये उसी समय होता है। अंडाशय में देखिए फूटे पुटिका से पीत पिंड बनते हैं। ये पीत पिंड प्रोजेस्टेरॉन संप्रेरक को स्रावित करना प्रारंभ करते हैं। तो पीत पिंड वही जो आंतरिक भाग का नाम है, जो क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन संप्रेरक जो महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक होता है वो स्रावित करता है। और प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव से देखिए गर्भाशय के अंतःस्त्र की ग्रंथियां स्रावित होने लगती है, जिससे ये अंतःस्त्र भ्रूण के आरोपण के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। तो पहले में देखिए जो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन की वजह से वहाँ पे ऐसे डिंब बाहर आता है। और उसके बाद में जब ये प्रोजेस्टेरॉन का प्रभाव होगा तो जिससे ये जो अंतःस्त्र होता है, यानी कि जो गर्भाशय होता है ना, तो भ्रूण के आरोपण के लिए पूरी तरह से क्या होता है, तैयार होता है। तो ये सब प्रक्रिया जो होती है यौवनावस्था के बाद में, जब मासिक धर्म आता है उसके बाद में, जब 11, 12, 13 दिन होते हैं, उसके बाद में ये प्रक्रिया क्या होती है, शुरू होती है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से देखिए वहाँ पे परिणाम वहाँ पे देखिए दिया गया है। ये वाला, ये अंडोत्सर्ग होने की प्रक्रिया यानी डिंब बाहर आता है, ये पीत पिंड है, ये श्वेत पिंड है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। तो ये ऐसा आकृति आपको एग्जाम में आता है, और इसी आकृति के ऊपर देखिए प्रश्न भी पूछे जाते हैं आपको। तो होता क्या है देखिए कि यहाँ पे देखिए कुछ दिन बताए गए, 1 से लेके देखिए 28 तक। तो 1 से लेके देखिए 4 से 5 दिन, तो 1 से लगभग 5 दिन तक क्या होता है, मासिक धर्म का स्राव का समय होता है, 1 से 5 दिनों तक। और फिर गर्भाशय के अंतःस्त्र के पुनर्निर्मित देखिए 5वें से लेके 12वें, 13वें दिन तक होता है। और 13वें, 14वें, 15वें, 16वें दिन तक लगभग अंडोत्सर्ग का समय होता है, मतलब यानी कि डिंब बाहर आता है। और इसी समय में क्या हो जाता है कि माता मतलब जो लड़की होती है वो सजीव निर्माण करने के लिए योग्य तैयार होती है। वो एक ऐसा कालावधि होता है जहाँ पे शुक्राणु और डिंब का मिलन होने का योग्य समय होता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16वें दिन तक। फिर ये जब होने के बाद में गर्भाशय के अंतःस्त्र की ग्रांति स्रावित होने का फिर से वो पुनर्समय। तो ये प्रक्रिया जो है मासिक धर्म के दौरान ये महिलाओं के अंदर चलती रहती है। फिर आगे देखिए, अगर डिंब का जो फलन होता है, यानी कि जो डिंब होता है ना, कि डिंब का फलन अगर 24 घंटे, मतलब जो डिंब वहाँ पे जब चला जाता है, तो मान लीजिए डिंब का फलन, अगर ध्यान रखिएगा
कि डिंब का फलन अगर देखिए 24 घंटों में नहीं हुआ तो ना, तो पीत पिंड देखिए अकार्यक्षम होकर उसका रूपांतर श्वेत पिंड में करता है। यानी कि जो पीत पिंड एक घटक है, अगर 24 घंटे में फलन नहीं हुआ है तो लगभग 24 घंटे में फलन होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो पीत पिंड का श्वेत पिंड में रूपांतर करता है, जिससे एस्ट्रोजन और ओजेस्टेरॉन इन दोनों संप्रेरक का स्राव पूरी तरह से रुक जाता है और इनके संप्रेरक के अभाव से गर्भाशय के अंतस्तर का ह्रास होने लगता है और उसमें से केवल ऊतक तथा अफलित डिंब योनि मार्ग द्वारा बाहर निष्कासित किया जाता है और इसी के साथ साथ भारी मात्रा में रक्तस्राव होता है। इसी को ऋतुस्राव या मासिक धर्म कहा जाता है। यानी कि 24 घंटों में अगर फलन नहीं होता है ना, तो ऐसे कुछ घटक द्रव्य जो होते हैं वैसे अंदर स्रावित होते हैं। उसके बाद में जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है अपना काम करना बंद कर देते हैं, तो जो भी शुक्राणु जो डिंब होता है ना, वो किसी काम के नहीं होते हैं। तो इसके बाद में क्या किया जाता है कि 28 दिनों के बाद उसको बाहर निकाला जाता है। उसी के साथ साथ वो रक्तस्राव भी होने लगता है, तो इसी को वो मासिक धर्म कहा जाता है। देखिए इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति हर महीने तब तक होती रहती है जब तक डिंबक का फलन होकर तैयार होने वाले भ्रूण का आरोपण नहीं हो जाता। तो देखिए पुनरावृत्ति में मासिक धर्म ये आता रहता है कि कब तक आता रहेगा, जब तक महिला प्रेग्नेंट नहीं हो जाती तब तक। और भ्रूण आरोपित होने पर शिशु का जन्म होने तक उसके दुग्धपान की कालावधि तक इस चक्र की पुनरावृत्ति रुक जाती है। जब महिला प्रेग्नेंट होती है, जब बाद में बच्चा निर्माण होता है, तब तक दुग्धपान के समय मतलब 1-2 साल तक लगभग किसी को मतलब ये मासिक धर्म नहीं आता है। मासिक चक्र देखिए प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें 4 से 5 दिनों तक मासिक स्राव के दौरान स्त्री को काफ़ी वेदनाएं होती है। उसी प्रकार अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव होने से कमजोरी भी आती है। इस कालावधि को स्त्री को संसर्ग होने की संभावना यानी कोई अलग बीमारी होने की भी संभावना होती है और इन सभी कारणों की वजह से दिनों में विशेष व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ महिलाओं को आराम की भी बहुत ज़रूरत होती है। बाकी सब जो जानकारी है हम लोग अगले लेक्चर्स में लेंगे, जो प्रजनन और आधुनिक तकनीक होती है। ठीक है, और बाकी सब में कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।